नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटेन के संविधान की एक केंद्रीय संस्था जिसके इर्द गिर्द पूरे ब्रिटेन का शासन तंत्र संचालित रहता है, वो है मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट। इसका अध्ययन करेंगे। मंत्रिमंडल जो शब्द है वो वस्तुतः ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों की ही देन है और ब्रिटेन में संसदात्मक शासन के विकास के साथ साथ मंत्रिमंडल का विकास होता चला गया और आज यह ब्रिटेन में शासन की धुरी बन चुका है। संसदात्मक शासन की एक विशेषता होती है कि इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। एक तो जो राज्य का अध्यक्ष होता है वह नाममात्र का शासक होता है और ब्रिटेन में राजा है जिसके जो प्राचीन शक्तियां थी वो सारी शक्तियां अब मंत्रिमंडल के पास हस्तांतरित हो गई हैं। तो वर्तमान में यह स्थिति है कि राजा ब्रिटेन में राज्य का अध्यक्ष है, वह सरकार का नाममात्र का अध्यक्ष है, किंतु राजा के नाम से जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल ही आज यथार्थ कार्यपालिका है। मंत्रिमंडल वह राजा को परामर्श देने वाली वह राजनीतिक समिति है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है। मंत्रिमंडल एक तरफ राजा के परामर्शदाताओं का समूह है और राजतंत्र में मंत्रिमंडल की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजा अपने विश्वासपात्र मंत्रियों से ही मंत्रणा संबंधी समस्त कार्य करता है। प्राचीन काल में जब राजा वास्तविक शक्तियों के पदधारी हुआ करते थे, उस समय राजा अपनी व्यक्तिगत पसंद के व्यक्तियों को ही मंत्रियों के रूप में स्वीकार करते थे। किंतु जैसे जैसे राजा की शक्तियों का स्थानांतरण संसद के पास होता चला गया और राजा के हाथ से सारी शक्तियां निकल कर के जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में स्थानांतरित हो गईं, उसके बाद आज राजा के मंत्रिमंडल का जो चयन है राजा स्वयं नहीं करके एक अभिसमय के अनुसार करता है। और वो अभिसमय यह है कि अब राजा लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाता है और उसके परामर्श पर बहुमत दल के से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस प्रकार राजा, प्रधानमंत्री और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ब्रिटेन के निम्न सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स के बहुमत दल में से करता है। मंत्रिमंडल के महत्व को अनेक विचारकों ने अलग अलग ढंग से अलग अलग भाषा में बताने का प्रयास किया है। मुनरो ने मंत्रिमंडल के महत्व को बताते हुए कहा है कि यह राजमुकुट के नाम पर प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए हुए उन राजकीय परामर्शदाताओं की समिति को कहा जाता है जिन्हें लोकसभा का बहुमत प्राप्त है। रैमजे मेयोर ने यह कहा है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज को घुमाने वाला एक चालक यंत्र है या स्टीयरिंग व्हील है। एमरी ने मंत्रिमंडल को राज्य का केंद्रीय निर्देशक तत्व माना है और ब्लैकस्टोन का यह कहना है कि यह एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर
अन्य पिंड घूमते रहते हैं। मंत्रिमंडल के माध्यम से ही कानूनी प्रभुसत्ता का राजनीतिक प्रभुसत्ता में सामंजस्य होता है। कानूनी संप्रभु ब्रिटेन में राजा है और राजनीतिक संप्रभु जनता है। मंत्रिमंडल वो संयोजक है, जो कि वो कड़ी है जो कि राजा की शक्तियों को जनता की शक्तियों के साथ मिलाकर के उनमें समन्वय स्थापित करता है। मंत्रिमंडल जनता की प्रतिनिधि समिति है जो राजा को परामर्श देती है और राजा उसके परामर्श को मानने से इनकार नहीं कर सकता। इस प्रकार से राजा जनता की इच्छा को मंत्रिमंडल के माध्यम से कार्यान्वित करता है और इस प्रकार मंत्रिमंडल अभिसमयों के अनुसार वह कार्य कर देते हैं जिसके लिए जहां अन्य देशों में विभिन्न खूनी क्रांतियां हुई, वहां ब्रिटेन में यह कार्य एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हो गया, जब राजा ने यह स्वीकार कर लिया कि वो अपने मंत्रियों के द्वारा दिए गए प्रत्येक परामर्श को स्वीकार करेगा। बैजहोट ने मंत्रिमंडल के अर्थ को बताते हुए कहा है कि यह एक संयोजक समिति है, यह एक हाइफन है जो जोड़ता है, यह एक बकल है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक साथ बांध देता है। मंत्रिमंडल के उदय और विकास में यदि ब्रिटेन के इतिहास को देखा जाए तो फिर हम नॉर्मन काल की तरफ जाएंगे, जहां पर नॉर्मन कालीन राजाओं ने विटनेस मोड के स्थान पर क्यूरिया रेजिस और मैग्नम कॉन्सिलियम नामक दो परामर्शात्मक और कानून निर्माण में सहयोग देने के लिए संस्थाओं की स्थापना की थी। क्यूरिया रेजिस एक छोटी समिति थी जिसके मुख्यतः दो प्रकार के कार्य थे, राजा के प्रशासनिक कार्यों को करना और राजा के न्यायिक कार्यों का संपादन करना। प्रशासनिक कार्य करने वाली जो समिति थी वो लंकास्ट्रियन काल में प्रिवी परिषद कहलाई और क्यूरिया रेजिस के स्थान पर उसको प्रिवी परिषद नाम दे दिया गया। पिछले वीडियो में हम देख ही चुके हैं कि प्रिवी परिषद जो है उसकी संख्या निरंतर बढ़ती चली गई, इसलिए संपूर्ण प्रिवी परिषद से परामर्श लेना व्यवहार में संभव नहीं था। तो 1660 में चार्ल्स द्वितीय जब सत्तारूढ़ हुआ तो उसने अपने 5 महत्वपूर्ण विश्वास पात्रों से परामर्श लेना प्रारंभ कर दिया गया और इस प्रकार प्रिवी परिषद की जो संपूर्ण शक्ति है वो काबाल नामक, इस व्यावहारिक बोलचाल में उसे काबाल कहा गया, और काबाल नामक इस संस्था में समाहित हो गई। काबाल एक बदनाम संस्था थी क्योंकि चार्ल्स द्वितीय ने अपने सभी जो मनमाने आदेश हैं वो आदेश काबाल से स्वीकृत करवाकर लागू करवाने प्रारंभ कर दिए, इसलिए काबाल को वो लोकप्रियता हासिल नहीं हुई जो प्रिवी परिषद को प्राप्त थी। इसलिए 1688 में जब ब्रिटेन में रक्तहीन क्रांति हुई और चार्ल्स द्वितीय को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, उसके पश्चात यह सुनिश्चित कर दिया गया कि जो कैबिनेट है, जो कि काबाल का ही एक नया रूपांतरण था, वो कैबिनेट या जो मंत्रिमंडल है वो संसद के विश्वास पात्र रहेंगे। और कालांतर में अनेक बार संसद ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करके इस अभिसमय को स्थापित भी कर दिया। संसद ने उन मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जिन्होंने कि संसद के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया था और राजा के मनमाने आदेशों को लागू करने का कार्य किया था। इस प्रकार ब्रिटेन में यह सिद्धांत स्थापित हो गया कि राजा के मंत्रियों को संसद का विश्वास पात्र रहना चाहिए।
1688 की रक्तहीन क्रांति के पश्चात जो ब्रिटेन में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण हुआ, लोकतंत्रीकरण के उस प्रक्रिया में मंत्रिमंडल को शासन की वास्तविक शक्ति मिलती चली गई। 1695 में विलियम तृतीय ने एक नई परंपरा प्रारंभ की, और वो ये कि उसने अपने मंत्रियों को हाउस ऑफ कॉमन्स के बहुमत दल में से चुनना प्रारंभ कर दिया। अर्थात विलियम तृतीय ने संपूर्ण संसद में से अपने मंत्रियों को नहीं लिया, और उसने विभिन्न राजनीतिक दलों के अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को भी नहीं लिया, वरन जिस दल का उस समय बहुमत था, और उस समय विग पार्टी का वहां पर बहुमत था, तो विग दल के ही सभी सदस्यों को मंत्री के रूप में उसने लेना प्रारंभ किया। उससे यह सहूलियत हुई कि ब्रिटेन में जो निर्णय किए जाते थे उनमें अब अधिक एकरूपता होने लग गई थी, और यह जो एक शासन में सहूलियत हुई, इसने कालांतर में इस अभिसमय को जन्म दे दिया कि राजा अपने सभी मंत्रियों को संसद के निम्न सदन में से, और वो भी बहुमत दल में से ही लेना प्रारंभ कर दिया। मंत्रिमंडल का जो वास्तविक विकास है वो हैनोवर काल में होना प्रारंभ हुआ, जबकि जो हैनोवर कालीन जो जॉर्ज राजा थे वो स्वयं अंग्रेजी नहीं जानते थे, वो विदेशी थे, और ब्रिटेन की राजनीति से उन्हें अनभिज्ञता के कारण संसद की बैठकों में आना उन्होंने धीरे धीरे समाप्त कर दिया। जब राजाओं ने मंत्रिमंडल की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया, तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता के लिए राजा ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया वो मंत्रिमंडलीय सहयोगियों में से ही एक वरिष्ठ मंत्री था, और कालांतर में उसी को ही प्रधानमंत्री का दर्जा दिया गया। इस प्रकार प्रत्येक मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री राजा को बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में सूचित कर दिया करता था। इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राजा के बीच की कड़ी के रूप में स्थापित हो गया, और कालांतर में यह अभिसमय भी ब्रिटेन के संविधान में स्थापित हो गया कि मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री का नेतृत्व अवश्य मिलना चाहिए, और मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही राजा से मुलाकात कर सकता है। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने 10 जनपथ या 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यालय प्रारंभ किया, और तब से लेकर के आज तक ब्रिटेन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ही प्रधानमंत्री का कार्यालय है। और उसी की तर्ज पर भारत में भी 10 जनपथ को स्वाधीनता के बाद प्रधानमंत्री का कार्यालय बनाया गया दिल्ली में। अब यदि मंत्रिमंडल की विशेषताओं की यदि चर्चा करें कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली की विशेषता क्या होती है, इसका जिक्र भी हम एक पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो संक्षेप में अभी हम मंत्रिमंडल के विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली का आवश्यक अंग है मंत्रिमंडल, और इसलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली भी कह दिया जाता है, जिसकी पहली विशेषता ये है कि मंत्रिमंडल जो कि वास्तविक कार्यपालिका है उसका राजा से पृथकत्व रहता है। और जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि राजा से उसका पृथकत्व मुख्यतः हैनोवर काल में प्रारंभ हुआ, जब राजाओं ने स्वेच्छा से अपने आप को मंत्रिमंडल से अलग कर लिया था, और मंत्रिमंडल की जो वास्तविक कार्यवाही है उसका केवल औपचारिक स्वीकृतिदाता बन करके रह गया था। आज राजा कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होते हुए भी सरकार का प्रधान नहीं है, वरन सरकार को या मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त होता है। इस प्रकार
आज राजा कार्यपालिका के प्रधान के नाते मंत्रिमंडल से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है, किसी भी प्रकार का परामर्श दे सकता है, उसे अपने निर्णयों को पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकता है, किंतु वह यथार्थ में स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। दूसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री का नेतृत्व प्राप्त होता है और सभी मंत्री प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राजा के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सभी मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक टीम की तरह कार्य करते हैं। यद्यपि कानूनी दृष्टिकोण से ये सभी समान हैं, किंतु प्रधानमंत्री समानों में प्रथम या फर्स्ट अमंग द इक्वल्स कहलाता है और प्रधानमंत्री ही शासन की एकता का प्रतीक है। यदि प्रधानमंत्री से किसी भी मंत्री का सामंजस्य नहीं होता है तो उस मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, और लेकिन यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो फिर पूरे मंत्रिमंडल का ही त्यागपत्र माना जाएगा। तीसरा है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का निकटतम संबंध। इसका अर्थ यह है कि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का चयन किया जाएगा और कार्यपालिका अपने जीवन काल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी रहेगी। संसदात्मक शासन में यद्यपि व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं, किंतु कार्यपालिका या मंत्रिमंडल संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। जब संसद का विश्वास मंत्रिमंडल खो देगा तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। संसद अपने सभी कार्यों के लिए मंत्रिमंडल पर निर्भर रहता है और यहाँ तक कि कानून निर्माण का जो महत्वपूर्ण कार्य संसद का हुआ करता था, अभिसमयों के माध्यम से उस कार्य को भी मंत्रिमंडल ने ही संपादित करना प्रारंभ कर दिया है। एक और विशेषता है, मंत्रिमंडल को लोकसभा के विघटन का अधिकार है। जिस प्रकार मंत्रिमंडल का जीवन लोकसभा के विश्वास पर्यंत ही रहता है, उसी प्रकार लोकसभा भी मंत्रिमंडल के प्रति ही अपने जीवन के लिए उसी के निर्णयों पर जीवित रहती है। यद्यपि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, लेकिन मंत्रिमंडल यदि चाहे तो राजा को यह परामर्श दे सकता है कि वो 5 वर्ष के पूर्व भी लोकसभा को भंग कर दे। इस प्रकार मंत्रिमंडल के हाथ में वो महत्वपूर्ण हथियार है कि वह एक स्वेच्छाचारी संसद को, जो कि मंत्रिमंडल को बार बार कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर रही है, उस संसद के जीवन को ही समाप्त करने का राजा को परामर्श देकर के उसकी स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण स्थापित करती है। इस व्यवस्था का महत्व यह है कि संसद समय समय पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करती और वह एक अनुशासित सदन के रूप में बनी रहती है। उत्तरदायित्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल का त्रिमुखी उत्तरदायित्व होता है: वैधानिक, राजनीतिक और अंतः मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। वैधानिक जो दायित्व है मंत्रिमंडल का वो राजा के प्रति है, क्योंकि राजा ही कानूनी संप्रभु है और मंत्री राजा के द्वारा मंत्री बनाए जाते हैं। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ राजा के सामने ही लेनी होती है, इसलिए वे अपने संपूर्ण कार्यों के लिए कानूनी रूप से राजा के प्रति उत्तरदायी हैं। उनका जो राजनीतिक उत्तरदायित्व है वो संसद के प्रति है, क्योंकि संसद में से ही उन्हें मंत्री के रूप में चुना जाता है। इसलिए जो संसद उन्हें मंत्री बनाती है वे वास्तव में उसी संसद के विश्वास पर्यंत
अपने पद पर बने रह सकते हैं। और अंतः मंत्रिमंडलीय दायित्व का तात्पर्य यह है कि विभिन्न मंत्री एक दूसरे के प्रति भी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी रहते हैं। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन की या मंत्रिमंडलीय शासन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री एक टीम के रूप में, एक टोली के रूप में कार्य करते हैं। और एक बार जब मंत्रिमंडल में कोई निर्णय हो जाता है, उस निर्णय के पश्चात ये सभी मंत्री उस निर्णय पर अपनी एक राय रखते हैं और संसद के सामने एक इकाई के रूप में अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। ये सामूहिक रूप से प्रत्येक बात के लिए उत्तरदायी रहते हैं। मंत्रिमंडल में किसी एक मंत्री का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता। यदि कोई एक व्यक्ति गलती करता है सदन के सामने, तो उसकी सजा पूरे मंत्रिमंडल को भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए ये कहा जाता है कि वे साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। एक मंत्री की आलोचना पूरे मंत्रिमंडल की आलोचना कहलाती है, और यदि सदन ने किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्तुत कर दिया है, तो वो पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध ही अविश्वास माना जाएगा, जिसका परिणाम यह हुआ है कि मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में, एक अनुशासित संस्था के रूप में लोकसभा के या हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने आता है। और यह ध्यान रखा जाता है कि उनके निर्णयों में किसी भी प्रकार का अंतर्विरोध न हो। समस्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समस्त मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में सामने आता है। इसीलिए लॉर्ड मार्ले ने इस विशेषता को बताते हुए ये कहा था कि दे सिंक एंड स्विम टुगेदर। और अंतिम विशेषता है गोपनीयता। इसका तात्पर्य यह है कि शासन के कार्य को संपादित करने के लिए लगभग सप्ताह में 4 या 5 दिन मंत्रिमंडल की नियमित गोपनीय बैठकें होती हैं। उन बैठकों में क्या विचार विमर्श किया गया, उन बैठकों में किस प्रकार से विभिन्न निर्णय लिए गए, उनको प्रकट करना मंत्रिमंडलीय गोपनीयता का उल्लंघन करना है। यह गोपनीयता का सिद्धांत शासन गोपनीयता अधिनियम 1920 के कानून के द्वारा अब कानूनी रूप धारण कर चुका है। और मंत्रिमंडल अपने निर्णयों को, जिन्हें वो सार्वजनिक करना चाहता है, केवल उन्हीं निर्णयों को वह सदन के सम्मुख रखता है। अन्यथा मंत्रिमंडल के जो निर्णय हैं वो गोपनीयता के कारण प्रकाश में नहीं आते हैं, और प्रिवी परिषद के सम्मुख प्रत्येक मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ भी लेता है। और इसका जो महत्व है वो यही है कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर सभी बातों को उजागर नहीं किया जा सकता। इसलिए इस गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना जरूरी है। एकता और एकरूपता, यह एक और विशेषता है जिसका तात्पर्य यही है कि सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल और एक ही विचारधारा और एक ही पृष्ठभूमि के होते हैं। उनकी सोच समान होती है और वे सभी एक राजनीतिक दल के होने के कारण समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ एकत्रित होते हैं। यही जो एकता की भावना है वो मंत्रिमंडल के कार्यक्रमों में और उनकी सोच में भी परिलक्षित होती है, और इसी के कारण वो सामूहिक उत्तरदायित्व के व्यवस्था को पालन करना संभव भी बनाते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडलीय शासन की, या ये कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली की, ये विभिन्न विशेषताएं होती हैं। अगले वीडियो में हम मंत्रिमंडल के गठन और इसके विभिन्न रूपों की चर्चा करेंगे।
धन्यवाद।